क्या आप जानते हैं कि जितने पैसे आप एक महीने में पिज्जा पे उड़ाते हैं, उस उतने ही पैसे में आप अपनी फैमिली के लिए 1 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल नेट सिक्योर कर सकते हैं। अगर नहीं तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम लोग आज इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वीडियो का मेन फोकस रहेगा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पे। टर्म लाइफ इंश्योरेंस, तो समझते हैं क्या है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। मान लीजिए एक आदमी है, उसका नाम है राहुल। उसकी एज है 30 इयर्स। उसकी वाइफ है और उसके 2 बच्चे हैं। अब राहुल जो है वो साल के मान लीजिए 10 लाख रुपए साल के कमाता है। इससे वो अपना घर चलाता है, अपने फैमिली के हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की देखभाल, सब चीजें मैनेज करता है। अब मान लीजिए कि कल को राहुल का कुछ भी अनफोर्सीन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ सडन डिजीज हो जाए जिससे कि उसकी डेथ हो जाए, तो जो ये फैमिली में 10 लाख रुपीस पर ईयर आ रहे थे, ये आने अचानक से खत्म हो जाएंगे। इससे होगा क्या कि अब जो राहुल की वाइफ और उसके 2 बच्चे हैं, उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा। इसी चीज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए कॉन्सेप्ट है टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। इसमें क्या होगा कि राहुल एक इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करेगा, और उस प्रीमियम के बदले में अगर राहुल को कुछ भी अनफोर्सीन हो जाता है जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में वो इंश्योरेंस कंपनी एक कवर राहुल की फैमिली को देगा, जिससे कि राहुल की फैमिली अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मीट आउट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए राहुल ने एक पॉलिसी ली जिसमें वो 12,000 रुपीज ईयरली प्रीमियम भर रहा था। उसके बदले में उसे 1 करोड़ का कवर मिल गया। अगर राहुल की डेथ हो जाती है तो इस केस में राहुल की फैमिली को 1 करोड़ रुपीज 1 करोड़ रुपीज उसकी फैमिली को दे दिया जाएगा, जिससे कि उसकी फैमिली अपना गुजारा कर सके और उसके ऊपर अपने मंथली एक्सपेंसेस, बच्चों की पढ़ाई और आगे के अपने खर्चे मीट आउट कर सके। तो ये तो हो गया कि टर्म इंश्योरेंस बेसिकली होता क्या है। अब टर्म इंश्योरेंस लेना किसे चाहिए। आइडियली देखिए, टर्म इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट एक तरीके से इसलिए है क्योंकि ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है बेसिकली, जिनकी इनकम के ऊपर कुछ डिपेंडेंट्स हैं, जिनके जिनकी इनकम से दूसरों की इन लाइवलीहुड डिपेंड करती है। मतलब अगर आप अर्न नहीं कर रहे हैं, नॉट एन अर्नर, तो इस समय आपके लिए टर्म इंश्योरेंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर आप अर्न कर रहे हैं और उसी की अर्निंग से आपकी फैमिली के अदर मेंबर्स का खर्चा चलता है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक जॉब में हैं या सैलरीड हैं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या आप एक फ्रीलांसर हैं, इन सभी केसेस में आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर से जरूर लेना चाहिए। मतलब ये मस्ट होना चाहिए। अनफोर्सीन चीजें कभी भी हो सकती हैं, किसी को बता के नहीं होती हैं। इन डेथ इंडिया में क्या, कहीं पे भी कभी भी किसी की भी हो सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करके रखें। अगर हम जिंदा हैं तो हम अपनी फैमिली के लिए करेंगे ही करेंगे, पर अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी फैमिली का फ्यूचर सिक्योर रहे, इसके लिए हमें ये इंश्योर करना है कि हम एक टर्म इंश्योरेंस जरूर बाय करें। ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज हमें डिसाइड करनी है वो होता है कि हमें कवर कितने का लेना चाहिए और कितने ड्यूरेशन का कवर लेना चाहिए।
कहने का मतलब ये है कि राहुल राहुल के केस में क्या था कि उसकी एज थी, आई थिंक हमने 30 इयर्स ली थी, 30 इयर्स उसकी एज है। तो हम इंडिया में रिटायरमेंट एज जो है वो रफली 60 इयर्स होती है। तो हमें ये इंश्योर करना है कि टिल द टाइम ऑफ आर रिटायरमेंट हमारा जो कवर होना चाहिए वो राहुल के केस में यहाँ पे कम से कम 30 इयर्स का होना चाहिए। 30 इयर्स की एज में उसने वो पॉलिसी ली, प्लस 30 इयर्स का उसने कवर लिया। तो टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 60 इयर्स की एज तक अगर उसे कुछ भी होता है तो उसकी फैमिली को वो 1 करोड़ रुपीस मिल जाएंगे। और अगर उसे कुछ नहीं होता है तो बाय द टाइम ऑफ 60 इयर्स उसने वैसे भी अपनी मेजोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर ली होंगी। उसने अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ लिए होंगे, उसने बच्चों की पढ़ाई करवा दी होगी, बच्चों की शादी करवा दी होगी, मे बी बच्चों के भी बच्चे हो गए हों अब। तो 60 इयर्स की एज पे आने के बाद जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है वो बहुत कम हो जाती हैं। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आपका कवर हो वो आपके रिटायरमेंट एज तक को कवर करना चाहिए। तो राहुल के केस में 30 इयर्स होगा, अगर आप मान लीजिए 25 इयर्स के हैं तो आपको कवर 35 इयर्स का लेना चाहिए। ठीक। अब कवर कितने अमाउंट का लेना चाहिए? राहुल के केस में सैलरी थी 10 लाख रुपीज। आइडियली क्या होना चाहिए कि हमें एम करना चाहिए 15 से लेके 20 के मल्टीपल का। मतलब कि अगर आपकी एनुअल सैलरी 10 लाख है तो इस केस में आपको कवर लेना चाहिए 1.5 CR से 2 CR के बीच में। इससे होगा क्या कि मान लीजिए राहुल की डेथ हो गई, उसके बाद उसकी फैमिली को मान लीजिए 2 करोड़ रुपीस एज अ कवर मिला। तो अगर वो फैमिली और कुछ भी ना करे, सिर्फ इस पैसे को लेके एफडी करा दे, तो जो राहुल की ईयरली इनकम थी वो उन्हें एज एन इंटरेस्ट मिलने लग जाएगा। अगर मैं 6% का इंटरेस्ट मान लेता हूँ, चलिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए टू टू सीआर मिला, उस पे अगर मैं 6% का इंटरेस्ट मान लूं तो इसमें उनको मिल जाएगा 12 लाख रुपीस पर ईयर। राहुल की इनकम थी 10 लाख रुपीस पर ईयर, उसी के बदले में अब इनको 12 लाख रुपीस पर ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो जो राहुल का जो इमोशनल गैप होगा वो तो नहीं कवर हो सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल गैप राहुल छोड़ गए हैं उसको इस इंटरेस्ट से पूरा करा जा सकता है, और उस उनकी वाइफ और उनके बच्चों का खर्चा इससे मीट आउट करा जा सकता है। प्लस इस इंटरेस्ट के साथ उनके पास ही 2 CR का कॉर्पस अलग से रहेगा, जिसको कि मतलब अगर कभी कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस अचानक से आता है जिसमें कि बच्चों की शादी हुई या कुछ एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो तब वो इस 2 CR को यूज करके इसमें से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं। तो जो कवर है और जो ड्यूरेशन है वो हमें ऐसे डिसाइड करना चाहिए। इसके बाद कुछ चीजें जो हमें इंश्योरेंस लेते समय ध्यान रखनी चाहिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है राइडर्स का। राइडर्स क्या होता है? बेसिकली ये कुछ छोटे छोटे एडिशंस होते हैं, छोटे सिर्फ प्रीमियम के टर्म्स में होते हैं पर इम्पैक्ट इनका बहुत बड़ा होता है। जैसे सबसे पहला राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। एक्सीडेंट देखिए, एक होता है कि आपकी नेचुरल डेथ हो जाए और एक होता है कि आपकी एक्सीडेंट में डेथ होगी। मान लीजिए रोड एक्सीडेंट कोई हो गया, और इंडिया में काफी, आपने न्यूज में भी काफी देखा होगा कि ईयरली काफी डेथ्स होती हैं रोड एक्सीडेंट्स के थ्रू भी। तो एक्सीड अगर आपने ये एक्सीडेंटल डेथ राइडर अवेल किया, इससे आपके प्रीमियम में बहुत छोटा सा ही इंक्रीमेंट होगा। पर इसमें होगा क्या कि मान लीजिए आपका 2 CR का बेस सम कवर्ड था, पर एक्सीडेंटल डेथ राइडर से क्या होगा कि आपको आपकी फैमिली को 1 CR और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब उनको टोटल पैसे जो मिलेंगे वो होंगे 3 करोड़। तो इसीलिए ये एक्सीडेंटल डेथ राइडर लेना जरूरी होता है। सेकंड होता है टर्मिनल इलनेस राइडर। इस केस में क्या होता है, देखिए आपने टर्म इंश्योरेंस लिया क्यों था? अच्छा, इसलिए लिया था कि कल को आपको कुछ हो जाए तो जो पैसे आप कमाते थे वो आपकी फैमिली को मिल जाए, बेसिकली मतलब आपकी फैमिली को इतना पैसा मिल जाए जिससे कि उनका गुजारा चल सके। अब मान लीजिए आपकी डेथ नहीं हुई है पर आपको कोई ऐसी इलनेस हो गई है जिससे कि अब आप कमा नहीं पा रहे हैं।
तो बात तो वही हो गई। अब आप फिर से आपकी फैमिली के फाइनेंशियल फ्यूचर जो है इनसिक्योर हो गया है, अब उनके फिर से उनके खर्चे मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर आप ये टर्मिनल इलनेस राइडर लेंगे, तो आपके जीते जी भी, पर क्योंकि आपको कुछ जैसे मान लीजिए कैंसर या उस तरीके का कुछ टर्मिनल इलनेस हो जाए, तो भी इंश्योरेंस कंपनी आपका जो बेस था 2 CR का, वो आपको और आपकी फैमिली को दे देगी, कि क्योंकि अब आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप अर्न कर सकते हैं और कर पाएंगे, इसीलिए ये पैसा आपको मिल जाएगा और इससे फिर आपकी फैमिली के खर्चे जो है मीट आउट करे जा सकते हैं। चलिए, इसके बाद अब हमें ये बात करनी है कि हमें किस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहिए। कौन सी कंपनी का हम हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, टर्म इंश्योरेंस लें। तो इसमें जो सबसे पहली चीज हमें देखनी चाहिए वो है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। मान लीजिए एक कंपनी के पास 100 क्लेम्स आए, उसमें से कंपनी ने 95 क्लेम्स को प्रोसेस कर दिया और 5 क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया। इस केस में क्या होगा कि इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो आएगा 95%। इसका ये कहने का मतलब हो गया कि ये कंपनी अपने जितने भी क्लेम्स जाते हैं उसके 95% क्लेम्स को ये अप्रूव कर देती है। तो ये सबसे बड़ा मेट्रिक आपका होना चाहिए। जितना ज्यादा CSR होगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छी बात है कि जब भी आपका क्लेम अगर जाए तो आपका क्लेम अप्रूव हो जाए। ओके। इसके अलावा जो दूसरा एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है वो होता है ASR, यानी कि अमाउंट सेटलमेंट रेशियो। अमाउंट सेटलमेंट रेशियो, इसमें क्या देखा जाता है कि मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास मान लीजिए 100 करोड़ वर्थ के क्लेम्स आए। अब ये 100 क्लेम्स थे, 200 क्लेम्स थे, इससे नहीं मतलब है। मान लीजिए उनके पास टोटल 100 करोड़ रुपए के क्लेम्स आए, उसमें से उन्होंने मान लीजिए 96 करोड़ के क्लेम्स को अप्रूव कर दिया और 4 करोड़ के क्लेम्स को जो है इन्होंने मना कर दिया। तो इस केस में क्या होगा कि जो ASR आएगा वो आएगा 96%। इससे ये पता लगता है हमें कि जो कंपनी है वो जितने अमाउंट के क्लेम्स आ रहे हैं उनमें से 96% अमाउंट वो अप्रूव कर देती है, ओनली 4% ही रिजेक्ट कर रही है। तो जब भी आप सिलेक्ट करिए, ASR भी जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हमें सिर्फ CSR या सिर्फ ASR देख के नहीं करना है, हमें दोनों चीजें कंसिडर करनी है, CSR भी और ASR भी। दोनों चीजें जिसकी ज्यादा हाई होंगी वही हमारे लिए बेस्ट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेगा। तो चलिए क्विकली से समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बात करी। सबसे पहले हमने समझा कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, फिर हमने समझा कि किसको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, फिर हमने कवर और ड्यूरेशन के बारे में बात करी, उसके बाद हमने राइडर्स के बारे में बात करी, उसके बाद हमने रेशियोज की बात करी, CSR और ASR। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है कि नहीं ले रखा, और अगर ले रखा है तो कितने कवर का और क्यों उतने कवर का ले रखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।